ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केंद्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। श्रीमती सीतारमन ने आज लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी को टीकाकरण की निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व फोन पर सूचना भेजकर टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड पर अंतिम प्रहार करने के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। उन्होंने प्रदेश में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की संक्रमण दर में गिरावट आई है, लेकिन इस वैश्विक महामारी के प्रति सजगता बरतना जरूरी है। उन्होंने कोविड नमूनों की जांच भी तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 98% है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 93 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 221 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। कल एक दिन में 1,37,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,94,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू की जाएंगी। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षण के दौरान कॉलेजों में कोविड-19 से संबंधित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे पूर्व कंटेनमेंट जोन से बाहर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 23 नवंबर से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को कक्षाओं का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराना होगा। साथ ही विद्यार्थियों को मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में खोज और बचाव अभियान आज 6ठे दिन भी जारी है। इस घटना में मारे गए 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और करीब 166 लोग अभी भी लापता हैं। गढ़वाल के मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बचाव दल को दूसरी सुरंग तक पहुंचने में सफलता मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वहां फंसे हुए लोगों को निकालने में बचाव दल सफल होंगे। उन्होंने कहा कि हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बनी झील को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके 20 मीटर इलाके से पानी बाहर निकलने लगा है। आज विश्व रेडियो दिवस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया। इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया, नया रेडियो। इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत सुनाने वालों को भी बधाई दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेडियो अब मोबाइल में भी आ गया है और लोग आसानी से इसे सुन सकते हैं। कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 6 युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक लखनऊ के रहने वाले थे और कार से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। दुर्घटना एक्सप्रेसवे पर तालग्राम इलाके में उस समय हुई जब तेज रफ्तार कार आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में सभी 6 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार युवकों की उम्र 24 से 27 वर्ष के बीच है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।